आप सभी लोग वट वृक्ष के बारे में तो जानते होंगे, यानी कि बैनियन ट्री, जिसे हम अंग्रेज़ी में बैनियन ट्री कहते हैं। तो ये जो वृक्ष के बारे में अगर बताएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी गुण है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी छाया में जो है एक प्रकार की खुशी मिलती है और मौसम के अनुसार जो है बदलने की एक क्षमता भी इसमें है और सुख देने की क्षमता भी इसमें है, कहकर ऐसा भी कहा जाता है। अगर कभी भी वट वृक्ष की कोई भी डाली यहाँ पर सूख जाए तो कहते हैं कि उसकी जो सौंदर्य रहता है वो देखने में हमेशा हरा भरा रहा तो ही सुंदर है। अगर उसकी एक भी डाली अगर सूख कर गिर गई तो वो क्या है, देखने में सुंदर नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज मैं ये बैनियन ट्री के बारे में क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ पर। हाँ बच्चों, आपके एक पाठ्यक्रम में सूखी डाली नामक एक एकांकी है, आज उसके बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। श्री उपेंद्रनाथ अशक जी द्वारा रचित एकांकी संग्रह चरवाहे का एक अंतिम एकांकी ही सूखी डाली है। सूखी डाली एकांकी के माध्यम से लेखक ने अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, अलग अलग परिवारों के बारे में और समाज में व्याप्त एक तरह से द्वंद्व के बारे में, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि हर एक जगह पर किसी न किसी चीज़ों के मामले में घर में, परिवार में टकराव होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। इन सभी विषयों के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। ये सूखी डाली एक एकांकी है, उपेंद्रनाथ अशक जी द्वारा रचित एकांकी संग्रह चरवाहे का अंतिम एकांकी है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस एक्सप्लेनेशन को आपको पूरा देखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। पूरा देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवार के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि महत्व के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताने की कोशिश किया है। कहानी के दादा मूलराज जहाँ संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, वही उनके पोते की बहू एकल परिवार में आस्था रखती है। अपने परिवार को ये क्या करते हैं कि हमेशा एकजुट रहने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कभी भी वो अपने परिवार के किसी एक सदस्य को भी अपने से अलग ऐसा वो कभी सोचते नहीं हैं। उनका मानना था कि ये जो है परिवार वट वृक्ष की तरह है, वे वट वृक्ष की तरह है। उनके जो है पोते नाते बच्चे जो भी है वो सभी लोग जो है इस वट वृक्ष के डालियाँ है। तो कोई भी डाली अगर यहाँ पर सूख जाए या टूट कर अलग हो जाए तो उस वट वृक्ष की सुंदरता जो है बिगड़ जाती है। तो उसी प्रकार से संयुक्त परिवार में आस्था रखने वाले दादाजी जो है हमेशा अपने कुटुंब को, परिवार को एक साथ ही रखना चाहते थे और एक साथ रखकर यहाँ पर बहुत ही प्यार से अच्छे से रहने के बारे में उन्हें सीख भी देते थे। वो कभी भी किसी पर भी फोर्स नहीं करते थे, थोपना उनका एक बिहेवियर नहीं था, व्यवहार नहीं था। वो जो कुछ भी है अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करते थे। सभी को उन्होंने फ्रीडम दे रखा था, कोई फोर्सफुली उनके साथ वहाँ पर नहीं रहता था। सभी लोग जो है बहुत ही प्यार से दादाजी को इज्जत देकर उस परिवार में रहते थे। तो इस कहानी में भी उसी को प्रतिपादित करने की कोशिश यहाँ पर किया है। इस एकांकी में लेखक ने भी उन्हीं सभी बातों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया है। इस एकांकी में कई पुरुष पात्र और कई स्त्री पात्र आते हैं। पुरुष पात्र में दादा मूलराज, करमचंद, परेश, भाशी और मल्लू आते हैं। उसी तरीके से स्त्री पात्र में प्रथमतः बेला, छोटी भाभी, मछली भाभी, बड़ी बहू, पारो और रजवा आते हैं। कहानी को यहाँ पर मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो दादा मूलराज कहानी के मुख्य पात्र पर यहाँ पर आते हैं। दादा मूलराज कहानी के मुख्य पात्र में आते हैं और परिवार के मुखिया भी यही है। इनका जो
आयु है 72 साल, 72 ईयर्स के है ये जो है संयुक्त परिवार के उपासक होने के कारण अपने परिवार को टूटने से हमेशा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दादा घर के हर एक सदस्य को बहुत ही स्वतंत्रता उन्होंने दे रखी है। हर एक के भावनाओं को वो अच्छे से समझते हैं। किसी के भावनाओं के साथ वो खेलना तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उनका बस इतना मानना था कि उनका परिवार जो है एक बड़ा सा बैनियन ट्री है, उसमें रहने वाले हर एक सदस्य उस बैनियन ट्री के डालियाँ है, ब्रांचेस है। तो इस ब्रांचेस को कभी भी कोई एक ब्रांच अगर टूट कर बिखर जाए या सूख जाए, यानी कि उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान उस घर में फोर्सफुली रहा, तो वो अपने आप में एक तरह से दुख में रहेगा। तो वो दुख में रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, जिस तरह से ट्री का ब्रांच यानी कि जो डाली है सूखता आता है, सेम वही है कहकर ये यहाँ पर सोचते हैं। तो अपने हर एक सदस्य को वो बहुत ही प्यार से रखते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं, उनके कदर करते हैं। कभी भी किसी के भावनाओं के साथ खेलने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। कभी भी किसी के साथ फोर्सफुली यहाँ पर रहना है कहकर भी वो नहीं बताते हैं। हर एक को जितना चाहिए फ्रीडम, स्वतंत्रता उन्होंने दे रखी है। तो इस तरह से वो संयुक्त परिवार के पक्षधर होने के साथ साथ हर एक के साथ बहुत ही प्यार और सम्मान से वहाँ पर रहने की तरह कोशिश वहाँ पर हमेशा करते हैं। तो इस तरह से वो कभी भी किसी भी डाली को यानी कि सदस्य को अपने से जुदा नहीं करना चाहते। ये इस एकांकी में हमें पता चलता है। ये जो है इनका एक कैरेक्टर, चरित्र चित्रण इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे कहानी को एक्सप्लेन करते करते मैं और भी बहुत सारे दादाजी के बातों को यहाँ पर बताती हूँ। दादाजी वो कभी भी अपने विचारों को, वो जो कुछ भी समझते हैं उनको कभी भी किसी और के पास, और के मन में या और के ऊपर थोपते ही नहीं है। हमेशा अपने विचारों को दूसरों को समझने के लिए वो टाइम देते हैं और ऐसा वातावरण भी वो सृष्टि करते हैं वहाँ पर। और दादाजी जो है अनुशासन प्रिय है, यानी कि डिसिप्लिन रहना उन्हें बहुत ही पसंद है और परिवार से भी वो वही एक्सेप्ट करते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच सम्मानीय भी है। इस कारण ही घर के प्रत्येक सदस्य उनकी कही बातों को अक्षरशः उनका पालन करते हैं। कोई भी उनके बातों को का अनुकरण ना करे या उसे फॉलो ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी इतनी इज्जत देते हैं। दादाजी घर के बड़े हैं, घर के मुखिया है, घर के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं। उनके हर एक विचार बहुत ही अच्छे हैं। सिस्टमैटिकली रहना उन्हें पसंद है। ये सभी बातें सभी लोगों को पता था और किसी पर भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते थे, सभी को सम्मान देते थे। इसी कारण से सभी लोग उनका कहना मानते थे, उन्हें बहुत आदर सम्मान से उन्हें देखते थे। ऐसे में नई बहू बेला के आगमन से यहाँ पर थोड़ा बहुत अलगाव की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। ये दादाजी को बहुत जल्दी पता भी चल जाती है। तो दादाजी जो है बहुत ही कुशलता से संभाल लेते हैं, इस सिचुएशन को जो है अच्छे से हैंडल भी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर बेला का कैरेक्टर। तो यहाँ पर घर में बेला नामक एक स्त्री का आगमन होता है, बहू का आगमन यहाँ पर होता है। तो बेला का कैरेक्टर यहाँ पर एकांकी में, इस एकांकी में सूखी डाली एकांकी में दादाजी और बेला बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, इसे हमेशा आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर बेला जो है पढ़ी लिखी सुसंस्कृत परिवार की एक लड़की है, बहुत ही अच्छे घराने की एक लड़की है और इसने जो है ग्रेजुएशन भी कर रखा है। तो अच्छे संस्कार की, अच्छी एक परिवार की लड़की होने के कारण दादाजी जो है परेश जो इनके नाती है उसका विवाह जो है इस लड़की से करते हैं। हाँ, यहाँ पर परेश भी जो है इस वेल एजुकेटेड है, तहसीलदार के पद पर ये यहाँ पर कार्यरत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो इसी कारण बेला की शादी इससे हो जाती है। परेश से शादी करने के कारण बेला जो है घर में छोटी बहू कहकर यहाँ पर इसे बुलाया जाता है। हर कोई इसे छोटी बहू कहकर बहुत ही प्यार से बुलाते हैं।
छोटी बहू जब इस घर में आती है तो इन्हें इससे क्या होता है कि ये जो घर जो है अब अभी भी पिछड़ा, एक तरह से पीछे रह गया है। घर में औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो ननद है वो भी आधे अधूरे, उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसका घर कैसा था, उसका मायका कैसा था कि वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे से सभी घर को सजा रखा था, सभी जो लोग एजुकेटेड थे और घर में अच्छे नौकर भी बहुत ही अच्छे अच्छे से काम करते थे, ऐसा सब था। तो उसका वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल उसे अजीब लगता है। यहाँ पर हर कोई इसे काम करने के लिए रोकना टोकना ये सब कुछ होता था, तो ये सब उसे पसंद नहीं आता था। इसी कारण से क्या हो जाता है कि ये हमेशा जो है अपने मायके के बारे में आलोचना करना, मायके के बारे में बताना स्टार्ट करती है और अपने ससुराल को एक तरह से क्रिटिसिज्म, यहाँ पर आलोचना करना वो प्रारंभ करती है। जो भी है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी यहाँ पर प्रारंभ करती है। उसे मायका ही उसे पसंद आता है, अपने घर में वो जाना चाहती है, ये उसे अच्छा नहीं लगता है। और हमेशा जो है मायके के बारे में तारीफ़ करने के कारण इनके घर वाले परेश के घर में क्या हो जाता है कि ससुराल में हर कोई इसका मजाक उड़ाना प्रारंभ करता है, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि इसे बड़ा एटीट्यूड है, ये बहुत ही एटीट्यूड दिखाती है, इसे जो है अपने घर के बारे में बहुत ही अभिमान है, ससुराल को वो कुछ समझती नहीं है, किसी का भी सम्मान नहीं करती है, ऐसा ये समझते हैं। बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की है, घमंड है इसे अपने आप में, बहुत ही पढ़ी लिखी है कहकर, घमंड है कहकर सभी लोग ऐसा सोचना प्रारंभ करते हैं। इसी कारण से यहाँ क्या होता है कि इस परिवार का वातावरण में काफ़ी अंतर हो जाता है और इस कारण से पारिवारिक सदस्यों के साथ एक तरह से तालमेल बैठता नहीं है, ये एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और इसे यहाँ पर रहने में ही उसे दिक्कत होना प्रारंभ होता है। इस तरह से बेला यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अपने घर में, पूरे घर में यही एक बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन इसी का कंप्लीट हुआ था, कोई और किसी ने ये कंप्लीट नहीं किया था, और अपने मायके में ये रानी की तरह रहती थी। यहाँ पर जो है हर एक का कहना मानना, हर एक को सम्मान देना, ये सब होने के कारण जो है हर एक के नीचे एक तरह से दब कर रहना पड़ता था, इसे ऐसा फील हो रहा था बेला को यहाँ पर, और हर एक का आदेश मानना पड़ता था। वो इस तरह से फील करती थी कि उस यहाँ पर शादी कर आने के कारण इसका व्यक्तित्व जो है उभर कर नहीं आ रहा है, एक तरह से दब कर यहीं पर बैठी जा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस जॉइंट फैमिली में रहकर मैं कर नहीं पा रही हूँ कहकर मन ही मन उदास होना शुरू करती है। बेला दुख में है, उससे इस घर में एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही यानी कि वो इस घर से खुश नहीं है, ये बात दादाजी को पता चल जाता है। दादाजी जो मूलराज है पूरे घर को इकट्ठा पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर घर बिखरने के बारे में पता लगता है उन्हें, और एक डाली जो है टूट कर गिरने के पोजीशन तक पहुंच गया है यहाँ पर, ये बात उन्हें पता चलता है, क्योंकि बेला परेश से बहुत बार बात करती है, इस मामले में बात करती है। उसे यहाँ का फर्नीचर अच्छा नहीं लगता, यहाँ का फर्नीचर ओल्ड मॉडल है, वो अपने कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाना चाहती है। उसके घर में जो है नए नए फैशनेबल ये फर्नीचर सब है, पर्दे पुराने हैं, फर्नीचर्स पुराने हैं, सब कुछ पुराने स्टाइल के। यहाँ तक कि यहाँ की नौकरानी रजवा भी इसे पसंद नहीं आती है, रजवा को भी वो नौकरी से निकालना चाहती है, और अगर मुझे ये सब करने की परमिशन यहाँ पर नहीं है तो हम
मुझे मायके भेज दो कहती है। तो परेश जो है दादाजी से भी बात करता है इस मामले में। वो कहता है कि बेला इस घर में खुश नहीं है, वो दूसरे घर में जाना चाहती है, नहीं तो मायके में भेज दो कहकर बताती है। परेश कहता है कि उनका एक और घर रहता है, उस घर का अगर चाबी देंगे परेश को, उस घर को सौंपेंगे तो मैं और बेला उस घर में खुशी से रह सकते हैं कहकर भी यहाँ पर परेश इस बात को भी यहाँ पर शेयर करता है। तो दादाजी जो है बहुत ही एक तरह से उन्हें अजीब लगता है, बट वो क्या करते हैं, कभी भी मना नहीं करते परेश को, क्योंकि उनका मानना है कि किसी को फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवाना है कहकर उनका ये मानना है। तो लेकिन परेश से वो थोड़े टाइम मांगते हैं कुछ भी डिसाइड करने के लिए। कुछ टाइम दे दो मुझे, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे मैं अरेंज कर दूंगा, छोटी बहू खुशी से रहने के, बस उसकी खुशी चाहिए मुझे कहकर वो वहाँ पर बताते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, सभी घर वालों को, बेला और परेश को छोड़कर, जो भी घर के बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक सभी को बुलाते हैं। सभी को बुलाकर जो है सभी को समझाते हैं कि बेला को इज़्ज़त देने के लिए, बेला का अच्छे से आदर सम्मान सभी करना चाहिए। वो हमारे लिए एज में छोटी हो सकती है, एज में छोटी है, घर की छोटी बहू है, लेकिन उसका दिमाग जो है बहुत ही शार्प है। वो क्या है कि उसके ज्ञान के बारे में अगर देखेंगे तो वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही नॉलेज उसे है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसका अच्छे से इज़्ज़त करना है और उसमें हो सके तो उसका ज्ञान को अर्जित करो, उसमें जो भी उसमें जानकारी है उससे जानने की कोशिश करो। वो जो भी बात करती है उस बातों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और दादाजी ये भी कहते हैं कि उसके टाइम को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस वो देती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि उसके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे ऐसा महसूस ही ना होने देना चाहिए कि वो किसी और के घर में है, ऐसा उसे महसूस मत होने देना। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए, उसे कभी भी रोकना टोकना मत, उसे काम करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स मत करना, क्योंकि वो बहुत पढ़ना चाहती है, वो बहुत ही ज्ञान अर्जित करना चाहती है। तो वो जो करना चाहती है उसे छोड़ दो, घर में तो इतने सारे औरतें हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है कहकर सभी को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और उसका आदर सम्मान करने के बारे में भी बताते हैं। अगले दिन से यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। जितना दादाजी ने कहा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देना प्रारंभ करते हैं। उसे ही आश्चर्य होता है, बेला को ही आश्चर्य होता है कि इतना आदर सम्मान मुझे अपने घर में नहीं मिला जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कहकर उसे आश्चर्य होता है। और उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो किसी और के घर में आ गई है क्या, ऐसा उसे महसूस होता है। और वो परेश से फिर से परेशान होकर बताती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ, इतना मुझे आदर सम्मान दिया जा रहा है और मुझे मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पर। मुझे किसी भी बात की रोक टोक नहीं है, किसी भी विषय में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग आकर मुझसे बात करते हैं, वही सभी काम को करते हैं, जो कुछ मुझे चाहिए तुरंत मुझे मिल जाता है, ये सब वहाँ पर कहकर परेशानी को व्यक्त करती है वहाँ पर। तब परेश को गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि तुम यही तो चाहती थी ना, वही हो रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कहकर वो यहाँ पर बीवी को ही डांटता है, अपनी पत्नी को ही डांटता है। वो वहाँ पर डांट कर वो चला जाता है। बेला जो है इस तरह से उस सभी का व्यवहार उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो ये चाहती भी नहीं थी। वो क्या चाहती थी कि परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर सभी के साथ सभी की तरह रहना चाहती थी और उसे उसकी गलती का यहाँ पर एहसास भी हो जाता है। ऐसे में वह दादा से कहती है कि वह सूखी डाली नहीं बनना चाहती। मतलब कि यहाँ पर तात्पर्य ये है कि वो ये कहना चाहती है कि इस तरह के व्यवहार को वो नहीं चाहती थी। इस तरह से वो और भी दुखी इस घर में हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, जो उसे चाहिए वो लिमिट से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा वो नहीं चाहती थी कहकर सभी के साथ जिस तरह से सभी लोग हैं उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर रहना चाहती हूँ। मुझे मेरी गलती की जो
मैंने क्या गलत किया है यहाँ पर मुझे पता चल गया है, कहकर यहाँ पर दादाजी से वो बात करती है, वो दादाजी से माफ़ी भी यहाँ पर मांगती है। और वो ये भी कहती है कि वह सूखी डाली नहीं बनना चाहती जो एक पेड़ के विकास में अपना सहयोग ना दे पाए। इस तरह अंत में बेला भी संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहना बहुत ही पसंद करती है। और बेला का जो पहला जो विचार था न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार को ही वो बहुत इम्पोर्टेंस देने वाला, महत्व देने वाली जो बात थी, वो यहाँ पर बदल जाती है और वो भी जो है संयुक्त परिवार ही बहुत ही अच्छा है कहकर यहाँ पर सोचना प्रारंभ करती है। ये सारांश आपको यूज़फुल होगा, आपको इससे प्रयोजन होगा कहकर मैं आशा करती हूँ। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।